हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चा पार्टी, जैसे कि आप सब लोग को पता है कि यार मेरी ये एक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक कंप्लीट चैप्टर 20 मिनट के अंदर अंदर देने वाला हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आप ऐसा नहीं है कि पूरी फिजिक्स को कवर कर लोगे, लेकिन हाँ, ये इतनी ज्यादा क्रिस्प रिवीजन होने वाली है कि जिसमें आपको लिटरली मजे आने वाले हैं। आप पेपर में जाने से पहले जो लास्ट के आपके 3-4 दिन बचेंगे उसमें अगर आपको रिवीजन करनी है तो आपने एक वीडियो उठाया और इसको आप 20 मिनट के अंदर अंदर, और अगर इंटू 1.5 इंटू 2 के पे देख ले तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। चैप्टर 1 आपका ऑलरेडी हो चुका है, प्लेलिस्ट जो है ना वो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चैप्टर 1 देख सकते हैं। फिर ये चैप्टर 2 इसी तरीके से पूरी सीरीज चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको एक से दो बातें और बताने वाला हूं। वो ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जिसके अंदर बहुत सारी जो है ना स्पेशल क्लासेस मेरी ले रहा होता हूं मैं, तो आप वहां से वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ कोड VKRB यूज करना रहता है। और साथ ही साथ में अगर अनअकैडमी के कोई भी पेड प्लेटफॉर्म में अगर आप आते हो मेरे साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है। यू कैन यूज कोड VKRB ओवर देयर एज वेल। खैर, बात आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे बड़ी बड़ी बात है, आपको क्या यहां पर करना रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ोगे आप, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, ये दो चीजें। देन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें आप एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट देखोगे। उसके बाद जैसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, देन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और डाइइलेक्ट्रिक वाला पूरा कॉन्सेप्ट। देन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस एंड लॉस ऑफ एनर्जी। यहां से आप कॉपी पेन अगर निकालोगे तो एक शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो अपने लिए 20 मिनट के अंदर अंदर, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको एक्सीड ना करूं। खैर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास यहां से आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। जिस तरीके से आपको पता है कि यार अगर कोई भी एक चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। उस फील्ड में इंफिनिटी से आप अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आओगे तो उस चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, देखिए याद रखना, वर्क डन तो एनर्जी का फॉर्म है। आगे जाके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं, वही वर्क डन सेम एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में यहां पर बात यह हो रही है कि यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता है, उसको लाने में जो वर्क डन हुआ है, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा आपका वर्क डन। कितना वर्क डन हुआ लाने में? KQ/Q0/R। सो दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। इसका मतलब अगर आप पोटेंशियल की ही बात कर रहे हैं असल में, सो V इज दैट पोटेंशियल विच इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी KQ/R, यानी 1/4πε0 Q/R। राइट बच्चा पार्टी, मैंने पूरा डेफिनेशन भी लिखा है इसका। वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट वोल्ट होता है। तो ये जिस तरीके से आपने चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में पढ़ा है, ये वैसा वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं बता रहा है आपको। अब देखिए, जिस तरीके से आपने वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस करा था, यहां पर भी ऐसा ही है कि एक पॉइंट रखा हुआ है और बहुत सारे डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस है, और इन सभी चार्जेस की वजह से उस एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी V के Q1/R1 प्लस Q2/R2, और ऐसे करते करते Qn/Rn। तो V को आप लिख सकते हो K समेशन ऑफ QI/RI। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर प्लस Q चार्ज है तो आप प्लस KQ/R लिखेंगे, माइनस Q चार्ज है तो आप माइनस KQ/R लिखेंगे, क्योंकि ये वेक्टर का डिपेंड नहीं कर रहा है। ये तो सिर्फ सीधा सीधा कह रहा है कि सर मैं तो आपका स्केलर फॉर्म पे डिपेंड करता हूं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। खैर, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि यार इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। आपका एक प्लस है, एक माइनस है, कुछ दूरी पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्शियल पॉइंट पर ऑलरेडी निकाल चुके थे। अब हम इसी डाइपोल की वजह से एक्शियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं, व्हिच इज KP/R² - L²। अगर आप देखिए क्या होता है ना, एक चैप्टर से आप पिछले चैप्टर को भी रिकॉल कर सकते हो। अगर आप ई एक्शियल की बात करते हैं, दैट वाज 2KPR/R² - L²। शॉर्ट डाइपोल के लिए V एक्शियल इज KP/R², बट E एक्शियल वाज 2KP/R³। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, है ना बच्चा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका E इक्वेटोरियल वाज KP/R³ शॉर्ट के लिए, है ना। लेकिन यहां पर V इक्वेटोरियल इज 0, क्योंकि माइनस Q की वजह से कुछ होगा तो प्लस Q की वजह से उतना ही प्लस होगा, तो दोनों का मिला के देखेंगे तो वो 0 हो जाएगा।
एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप कर सकते हैं इसको। आगे अगर आप देखोगे, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी एक जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो वो आपका आता है KP cos थीटा बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब यार यहां पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, यदि थीटा 0 डिग्री है तो KP बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 इज 0। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये एक जनरल फॉर्मूला है जहां से आप लोग जो है ना, जहां से आप लोग जो है ना V एक्चुअल और V इक्वेटोरियल भी आप डिराइव कर सकते हैं। एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देखिए ये डेरिवेशन भी क्यों लेकर आया मैं साथ में, जिससे कि आप जो है ना टॉपिक तो कर ही रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला तो कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई डेरिवेशन में मिसिंग है, आपको लगता है यार ये तो मुझे नहीं आता है, वीडियो पॉज करो, फटाफट खुद से लिखना शुरू करो। यदि पूरा हो गया ठीक है, कोई कहीं पर दिक्कत आ रही है तो यहां से फटाफट रीचेक कर लो कि अच्छा कहां पर गलती हो रही थी। खैर आगे बढ़ेंगे बच्चा, ये तो अपना क्लियर हो गया। अब यार द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो E और V के बीच में क्या पोटेंशियल है, क्या रिलेशन है, नॉर्मली इट इज V बाई डी, लेकिन अगर आप साइन के साथ देखेंगे तो E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई डी आर होता है, जैसे कि आप सबको पता है। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्ट टू राइट है, इधर ज्यादा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जा रहा है तभी वो माइनस लगा रहा है। माइनस का पर्सपेक्टिव, माइनस का सिग्निफिकेंस ही यही है, राइट बच्चा पार्टी। जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करा, नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने कहा सर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क डन इज पोटेंशियल। देखिए ऐसा है, मैं क्या किया, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो मैं सिर्फ एक क्यू चार्ज को लेकर आया, इसने अपनी पूरी दुनिया बनाई है ना, इसने अपना एक फील्ड बनाया। अब इस फील्ड में मैं क्या करता हूं, एक और कोई चार्ज पार्टिकल लेकर आता हूं जो अपनी फील्ड भी बना सकता है, राइट बच्चा पार्टी। अब उस चार्ज को लाने में क्या वर्क डन हुआ होगा भैया, यही करेगा उसके ऊपर वर्क डन। सो KQ1 Q2 बाय R है ना, यस और नॉट। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज KQ1 Q2 बाय R। जिस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी हुआ करता था, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज एज वेल द स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब मैंने क्या किया, 3 पॉइंट चार्जेस लिए और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने की कोशिश करी। हाँ याद रखना कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब जब आप Q1 को लेकर आ रहे थे तो कोई वर्क डन नहीं था, लेकिन जब Q2 को लेकर आए तो आपस में एक दूसरे की वजह से KQ1 Q2 बाय R12, और जब 3 को लेकर आए तो 3 2 वाले की वजह से और 3 1 वाले की वजह से। इसका मतलब मैं एक आम भाषा में यह कह सकता हूं कि जब पहले कोई नहीं था बात करने के लिए एक के पास, तो ये किसी से बात नहीं कर पा रहा था, कोई एक और आया तो ये बात करने लगा, लेकिन अब जिंदगी में एक और बंदे की दखल हुई तो वो जो तीसरा बंदा है वो म्यूचुअल फ्रेंड के नाम से जाना गया, इससे भी बात करता है, इससे भी बात करता है। मानी नॉर्मल भाषा में आप इसको इंटरैक्शन बोल सकते हैं, सर 1 का 2 के साथ, सर 1 का 3 के साथ भी और 2 का 3 के साथ भी। तो ये आपने इस फॉर्म में लिखा और टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ कि Q1 Q2 बाय R12 1 2 का 1 3 और देन 2 3। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये था आपका 3 चार्जेस जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। व्हाट इफ, अब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब मैं Q1 को ला रहा था तो वर्क डन 0 नहीं था, रीजन ऑलरेडी किसी और चार्जेस की वजह से यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था। सो विच वाज Q1V, W1 वाज Q1V। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब जब मैं Q2 को लेकर आ रहा था तब भी ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था, सो Q2V है ना, लेकिन आपस में एक दूसरे की वजह से भी इंटरैक्शन होगा, एक दूसरे से भी बातचीत करेंगे, सो KQ1 Q2 बाय R12। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब यहां पर फॉर एन एग्जांपल एक बच्चा आया तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसने किसी और से बात नहीं करी होगी, हो सकता है वो किसी और से भी बात करके आया है, एक और आया किसी और से भी बात करके आया है, अब ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो नॉर्मली इंटरैक्शन की भाषा में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझ सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए कोई बात नहीं। अब सर ऐसा है, यदि एक डाइपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा था तो चैप्टर 1 में वो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा था PE साइन थीटा, वही टॉर्क ये रहा भैया PE साइन थीटा, कहा गया ये रहा है ना। अब ये देखिए जो आपका ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स है वही रोटेटरी में टॉर्क काम करता है,
जो ट्रांसलेटरी में डिस्प्लेसमेंट है वही रोटेटरी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, टॉर्क भी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वहां पर होता है वर्क डन, विच इज टॉर्क इनटू डी थीटा। वर्क डन इज टॉर्क इनटू डी थीटा। यदि मैं यहां से देखूं तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं इस बात को, आप इस बात को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि सर आपका, देखिए आपने कहा सर वर्क डन इज टॉर्क इनटू डी थीटा, मैंने देखा बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा सर ये रहा पोटेंशियल एनर्जी जो मेरा निकलता है वो निकलता है माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अब ऐसा है, मैंने एक कंसिडर किया कि थीटा वन 90 डिग्री है, यानी जो आपका जो टॉर्क है वो मैक्सिमम है, थीटा टू जो है वो थीटा बन गया, कुछ भी पता नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा विच इज माइनस पी डॉट ई। इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। हमेशा याद रखना, जब जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, याद रखना स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, जब जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, याद रखना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। एंड आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस थिंग। जो मैंने आपको बताया ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यस और नॉट बच्चा पार्टी? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे भैया। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है? सर जिस तरीके से गॉसियन सरफेस पढ़ा, सरफेस वेयर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, उसी तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, सरफेस वेयर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। यस और नॉट बच्चा पार्टी? ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज है कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह तक आप लेकर जा रहे हो, तो क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो वर्क डन भी जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर रहते हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है तो ये दूर दूर रहते हैं। जिस तरीके से अलग अलग चार्ज सिस्टम की वजह से मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए हैं, आपको अपनी एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी और ये आपको बनाने पड़ेंगे। मैं साइड हो जाता हूं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहेगा। राइट बच्चा पार्टी? फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि यार एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो जैसे आप एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं तो सेफ है, लाइटनिंग हो रही है, अगर बिजली खड़क रही है तो गाड़ी के सरफेस के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, तो आप जब तक अंदर है, शील्ड है, आपका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट बाहर सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसीलिए अगर आप गाड़ी को ऐसा नॉर्मली हाथ लगा दोगे तो आपको ऐसा झटका सा लग सकता है। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। सर कैपेसिटेंस क्या है? जिस तरीके से आप देखोगे तो यार कोई भी एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना? तो बेसिकली कुछ किताबें बोलती है चार्ज को स्टोर करता है, एक्चुअली वो एनर्जी स्टोरेज है, चार्ज होल्ड करता है वो। तो चार्ज कितना होल्ड करता है, इस एबिलिटी को, ये जो मेजरमेंट है, इसकी काबिलियत को आप कैपेसिटेंस बोलते हैं। राइट बच्चा पार्टी? Q बराबर CV के फॉर्मूले से हम C का Q बाई V निकालते हैं। यूनिट फैरेड होता है, बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए हम माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड यूज करते हैं यूजुअली। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, देखिए भैया ऐसा है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर को ही हमने कैपेसिटेंस बोला, एक अलग से कंडक्टर रखा हुआ है, उसका जब हम कैपेसिटेंस निकाल रहे थे तो वो कैपेसिटेंस वाज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बोला जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा कैपेसिटर। तो हमने देखा चलिए कोई अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल बॉडी है, उसका कोई यहां पर कैपेसिटेंस निकालते हैं। जब हम निकालने की कोशिश करी तो किताबों के हिसाब से कुछ किताबों में ये 711 मिली फैरेड माइक्रो फैरेड है, तो कुछ किताबों में ये 713 माइक्रो फैरेड है। आपके सामने है, आप देख सकते हैं जैसे भी आप देखोगे। खैर आगे बढ़ेंगे बच्चा पार्टी। अब देखिए कैपेसिटर्स को या तो आप सीरीज में लगा सकते हैं या आप पैरेलल में लगा सकते हैं। देखिए ऐसा है, मेरी बात समझिएगा, जब आप कैपेसिटेंस को सीरीज में लगाते हैं तो 1/CS वाला फॉर्मूला लगता है, और अगर n कैपेसिटर सीरीज में लगते हैं तो C इक्विवेलेंट इज C/n। वहीं पर अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो उस केस में C इक्विवेलेंट इज NC, अगर n कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हैं। अदरवाइज आप ऐड कर सकते हैं रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा। याद है बच्चा पार्टी? चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगर कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका डेरिवेशन बोर्ड्स में पूछ सकता है आपसे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यार उसका फॉर्मूला वाज लाइक एप्सिलॉन नॉट A/d। मैं फिर बोल रहा हूं ये एक डिटेल्ड वन शॉट नहीं है, डिटेल्ड वन शॉट 2-3 घंटे का, 4 घंटे का, ये सब मैंने दे रखा है आपको, अलग अलग ड्यूरेशन, 2 घंटे का भी है, 3 घंटे का भी है, 4 घंटे का भी है, 4.5 घंटे का भी है, तो आप कोई भी वन शॉट देख सकते हो। ये आई होप आप इसको देख रहे हो तो एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, और आपको बहुत शॉर्ट से इसको रिवाइज करना है जिससे कि आप बोर्ड्स में अच्छा कर सको।
राइट बच्चा पार्टी। देखिए अगर कोई आप डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंसर्ट कर रहे हैं तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब किस चीज के लिए होता है? बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक स्लैब एक हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने के काम आता है, राइट बच्चा पार्टी। तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है बट पूरा नहीं जाता है, तो वो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज ई नॉट बाई के, बाहर जो है वो ई नॉट होता है। यहां से जब हम कैपेसिटेंस निकालते हैं देन इट इज लाइक एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। फिर हम एक केस करते हैं कि सर ये जो पूरा का पूरा जो डाई इलेक्ट्रिक है इसको डाल दिया, हवा मतलब वैक्यूम या एयर है ही नहीं, तब कैपेसिटेंस इज लाइक के टाइम्स सी ऑफ एयर। तो इसका मतलब आपने डाई इलेक्ट्रिक को जब डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर रिड्यूस हो गया बट उसका कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ गया। कितना टाइम्स बढ़ गया? के टाइम्स, अगर पूरा का पूरा आपने उसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। अब सर वहीं पर है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की जगह अगर आप कोई कंडक्टिंग स्लैब पुट करते हैं तो उस केस में जो कैपेसिटेंस निकल के आता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट बाई ए माइनस ए बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। यदि टी को डी कर दोगे तो सी जो है आपका वो इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब बात आती है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये इसका एक्सप्रेशन जो है ना, इसका डेरिवेशन भी बोर्ड्स में इस बार डिलीटेड हो रखा है, पिछली बार भी डिलीटेड हो रखा था। सो इट इज लाइक आपका हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई टू सी या हाफ क्यू वी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हो गया। देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ये काफी बार बोर्ड्स में पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन या एक्सप्रेशन कुछ भी, कि सर जब मैं डाई इलेक्ट्रिक डाल रहा हूं तो बैटरी या तो कनेक्टेड रह सकती है या मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया। देखिए यदि बैटरी लगी हुई है, आपने डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया और अभी भी बैटरी लगी हुई है, कनेक्ट है, बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट नहीं करा है, तो क्या होगा? पहले तो आप ध्यान से देखिएगा कि पोटेंशियल यहां पर सेम है, यहां पर पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहता है फिर, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स बढ़ जाता है। और जब हम यहां से देखेंगे तो चार्ज भी के टाइम्स बढ़ता है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ता है। तो आप थोड़ा सा रिकॉल मतलब ऐसा ध्यान दे सकते हैं, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड वी और ई सेम रहेगा, बाकी सब के टाइम्स बढ़ जाएगा, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस। याद है जी, ये आपका अपना एक शॉर्टकट ले सकते हैं, अदरवाइज डेरिवेशन तो आपके सामने है ही है। वहीं पर अगर जब बैटरी को आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए जब आपने बैटरी, देखिए कैपेसिटर को आपने फुली चार्ज कर दिया, आप बैटरी हटा दी तो वो फुली चार्ज्ड है, मतलब चार्ज अब कोई चेंज नहीं कर रहा है उसका, क्योंकि पीछे से आप कॉन्स्टेंटली उसको कुछ दे नहीं रहे हैं। तो यहां पर सिर्फ आपका फिलहाल चार्ज सेम है, बाकी सब चीज बदला जाएगा। आपने बैटरी हटाया तो पोटेंशियल कम हो गया V बाई के, पोटेंशियल कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी E बाई के हो गया, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ता ही बढ़ता है और आपका पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो गया। तो इसको कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो कि जब वो फुली चार्ज हो गया, आपने बैटरी हटाया तो बेसिकली पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हुआ, आपका चार्ज सेम हुआ, कैपेसिटेंस तो दोनों केस में के टाइम्स बढ़ता ही है। ये आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर है तो इसी एनर्जी को जब मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो वहां पर मेरे पास फॉर्मूला आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स में भी काफी ज्यादा यूज होता है, तो आप इसको वहां पर भी देख सकते हो। राइट बच्चा पार्टी। अब देखिए मैंने यहां पर एक चीज लिखी है कि अगर देखिए क्या होता है ना, वो 80-20 रूल देखते हो, आपके 20% से 80% आपका हो सकता है। देखिए जब आप कोई भी प्रिपरेशन करते हैं इस समय पे, जब आपके पास टाइम की कमी होती है तो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। सेकंड, थर्ड, 9, 10 और 14 चैप्टर से ही आप 50% से ज्यादा आपका पेपर कवर्ड है, तो आप इसको करके और फिर उसके बाद बाकी चीजों को कर सकते हैं। राइट बच्चा पार्टी। खैर आगे बढ़ेंगे भैया, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा। अब इसके बाद जब आप देखोगे दो कंडक्टर्स को जब आप कॉमनली एक साथ मिलाते हैं तो उनका चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उनका पोटेंशियल कॉमन होता है और उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला इज लाइक C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। जब ऐसा एक बार टच होता है ना तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान एनर्जी का लॉस होता है, और जो लॉस ऑफ एनर्जी ये पूछ रहा है ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय कैपेसिटर्स, दैट इज बेसिकली हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। ये पूरा डेरिवेशन आपके सामने है तो आप इसको देख सकते हो। यदि तो ये पूरा डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसका डिटेल लेक्चर से भी देख सकते हो। और जिस तरीके से मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि आप कोई भी मेरा कोर्स परचेस कर सकते हो जिसमें PYQs, जिसमें बहुत सारी चीजें, और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अभी आपका सैंपल पेपर का भी बैचेस आने वाले हैं तो आप उसको भी देख सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक पहुंच गए हो, इसका मतलब जो है ना आप बहुत ज्यादा सीरियस हो अपनी पढ़ाई में। प्लीज कमेंट करके बताइएगा
कि और आपको क्या चीज सही है और ये सीरीज आपको कैसे लग रही है, क्या ये बेनिफिशियल है कि नहीं है। इसी तरीके से जैसे आपका 1 चैप्टर हो गया, ये 2 हो गया, अब हम 3rd चैप्टर के ऊपर आएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे आप ही के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अभी के लिए ये वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।